अंदर लड़कियों की लाइन लगी है। कहाँ इस घर के कुंवारे मर्द? नमस्कार। नमस्कार। प्रसाद बेटा जरा मेरे पास आओ। सुनो, बगल वाले गांव से एक रिश्ता आया है। अगर तुम हाँ करते हो तो रविवार को मंगनी और सोमवार को शादी करके सुहागरात। नहीं, वो तो तुम्हारा काम है। शनिवार तक भाइयों की शादी करवा दो, रविवार को मेरी। अगर ऐसी बात है तो मैं इसका रिश्ता भी नहीं ढूंढने वाला। आप किसी और पंडित को देख लो। अरे पंडित जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे कितनी मुश्किल से इसके लिए रिश्ता लाया था। यहाँ कौन नहीं जानता इसके भाई कितने बड़े जुआरी हैं। पंडित जी, आप उनके लिए कोई तो रिश्ता ले आइए। अरे भाई, जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं 10,000 का कमीशन दूंगा। नारायण जी, इन दोनों की शादी अगर कोई करवा सकता है तो वो सिर्फ एक ही है पूरे गांव में। मैं ज्यादा बड़ाई तो नहीं कर रहा हूँ, पर बेटी हर काम में माहिर है। खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना, सारे काम आते हैं बेटिया को। हमारे श्रीनू भैया भी किसी से कम थोड़ी ना है। एक नंबर के जुआरी हैं। 3 पत्ती बोलो, रम्मी बोलो, इनके आगे बड़े खिलाड़ी भी पानी कम चाय है। भिंडी कोट भी बोल। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था। ये क्या बोल रहे हो? वो हमारे चावल की क्वालिटी है ना, उसके नाम है। आहा। अरे चश्मा क्यों चाहिए? इसके बिना मैं कैसे देखूंगी? पर इससे तेरा मुंह नहीं दिखता। और लड़का पसंद नहीं आया तो सुहाग रात के दिन पहले ही चश्मा उतार देना। ठीक से देख लेना, सामने जो सफेद कुर्ते में बैठा है ना, वही लड़का है। बड़े भैया, इसको बोलते हैं बदसूरत बादशाह की सुंदर रानी। लेकिन इनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। जरा ठीक से देख लो बेटी, तुम्हें मेरा पोता पसंद है? ये कितने हैंडसम है, मुझे ये पसंद है। ये क्या बोल रही है? सच में? दादाजी, मुझे लड़की पसंद है। वाह बढ़िया, हम सबको इनकी बेटी बहुत पसंद है। ये तो अच्छी बात है। अगले रविवार ही सगाई कर देते हैं। सारे परिवार वालों से जान पहचान भी हो जाएगी। अच्छा मुहूर्त देख के शादी कर देंगे। बहुत बढ़िया है। तो ठीक है, हम चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। आप कृपा बनाए रखना। रिश्ता हाँ। अरे आप आ गए। आपने कहा था आप नहीं पहुंच पाएंगे। लास्ट मोमेंट पे मीटिंग कैंसिल हो गई तो सोचा चलता हूँ। ये लड़की के मामा है। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। भैया ये लड़का है। ये है। नमस्ते अंकल। माफ करना भाई। इधर आओ, कुछ बात करनी है। क्यों, क्या बात है? एक और दरवाजा मुंह पे बंद हो गया। लोग शादी से पहले कुंडली देखते हैं। श्रीनू भैया का तो पुलिस रिकॉर्ड ही काफी है। अरे लेकिन इतनी देर क्यों हो गई, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। हाँ बताएंगे। आज मैंने आप सबको यहाँ एक खास वजह से बुलाया है। हमारा प्यारा ये देवी माँ का मंदिर कुछ ही दिनों में सरकार की निगरानी में जाने वाला है। ये क्या कह रहे हैं आप? अब से सरकारी लोग यहाँ पर सारे प्रोग्राम्स का आयोजन करेंगे। गांव वालों को इस मंदिर के लिए न चंदा इकट्ठा करना होगा, न ही इसकी देखभाल करनी होगी। इसकी सफाई से लेकर मरम्मत तक सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। ये तो गलत है ना। इस मंदिर की स्थापना की हमने, इतने सालों से देखभाल की हमने, यहाँ पूजा हो या मेला सब किया हम लोगों ने, और अचानक सरकार इस पर अपना हक क्यों जता रही है? क्या मतलब इसका? हाँ, ये बात सही है कि हमने इस मंदिर की जी जान से सेवा की है। अब हमारे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े शहरों में नौकरी कर रहे हैं, तो इस मंदिर की सेवा करने वाले हमारी बात आखिर हैं कौन? और तो और अगर हम ये मंदिर सरकार को सौंप दें तो उन्होंने एक स्कूल, हॉस्पिटल और पानी की टंकी बनाने का वादा किया। इसलिए मुझे लगता है कि ये मंदिर सरकार को सौंप देना एक अच्छा फैसला है। ये इनका पहला स्ट्रोक था, वैसे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनका दूसरा स्ट्रोक सीवियर हो सकता है। मेरे ख्याल से इन्हें किसी बात की टेंशन है। मैं इन्हें 2 दिन में डिस्चार्ज कर दूंगा, फिर आप इन्हें घर ले जाइए। बोला था इतना काम मत करो, लेकिन हमारी बात कोई सुनता ही कहाँ है। देखो अब क्या हो गया। तुम दोनों की वजह से हुआ। कभी फूटी कौड़ी नहीं कमाई है, इसलिए दद्दू इतने परेशान रहते हैं। प्रसाद बेटा, इन दोनों को समझाने का कोई फायदा नहीं है। इन्हें बाहर जाने के लिए कहो,
मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे करोड़ों की जायदाद पड़ी हो, एक फूटी कौड़ी नहीं है। चले भाई चल। सब अपने नाम पे करवा ले। दद्दू कुछ मत बोलिए, आप दवाई लीजिए और आराम कीजिए। सुन, बाईपास रोड के पास हमारी 2 एकड़ जमीन है। मैं जानता हूँ बाईपास रोड पे जमीन है, कोर्ट केस भी चल रहा है। आप शांति से सोइए ना, आप टेंशन मत लीजिए दद्दू। प्रसाद मुझे बोलने दो, मुझे नहीं लगता मेरे पास ज्यादा वक्त है। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। आज से 26 साल पहले, तुम्हारे पैदा होने के ठीक 2 महीने पहले, उन दिनों तुम्हारे पापा और मैं इस गांव के सोनार हुआ करते थे। तुम तभी अपनी मां के पेट में ही थे। पता है, उस वक्त ग्राम पंचायत ने मंदिर के पैसों से 1000 ग्राम सोना खरीद के हमें सौंपा था। हमारे गांव की देवी के लिए हार और मुकुट बनाने के लिए वो सोना हमें दिया गया था। बेटा, हमारे लिए ये देवी के आशीर्वाद से कम नहीं था। लेकिन अगले ही दिन जब तुम्हारे पापा तुम्हारी माँ के साथ हॉस्पिटल जा रहे थे, तभी उनका एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर्स ने कहा कि उनके सिर पर गहरी चोट आई है। अगर उनकी जान बचानी है तो उन्हें हैदराबाद ले जाना होगा। बस बिना देर किए मैं तुरंत उन्हें हैदराबाद के हॉस्पिटल में ले गया। डॉक्टर्स ने कहा कि अगर उनका इलाज करना है तो उसमें काफी पैसे लग जाएंगे। मैं तुम्हारे माँ बाप को किसी भी कीमत पर बचाना चाहता था, लेकिन तब मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, ना ही कोई उधार देने के लिए राजी हुआ। आखिरकार हताश होकर मैं देवी माँ के पास पहुंचा और फिर मैंने मंदिर का सोना बेचकर हॉस्पिटल का बिल भरा। डॉक्टर्स ने तो बहुत कोशिश की, लेकिन वो उन्हें बचा नहीं पाए। ऑपरेशन करके किसी तरह उन्होंने तुम्हें बचा लिया, फिर मुझे सौंप दिया। तुम्हारे और तुम्हारे दोनों भाइयों के साथ मैं इस गांव में आ गया। अचानक तुम तीनों को पालने की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। लेकिन बेटा, वो दिन आ ही गया जब मुझे मंदिर के गहने लौटाने थे। मैं नहीं जानता था उनसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ। मैं बहुत शर्मिंदा था, इसलिए मैंने देवी माँ से माफी मांगी और उन्हें नकली सोने के जेवर बना दिए। नकली सोना मंदिर में ले जाते वक्त मेरे पैर कांप रहे थे। मैं जानता था मैं एक बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ, पर मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए मैंने नकली सोना पंचायत को सौंप दिया। सबको लगा कि सोना असली है और सबने मेरी कारीगरी की तारीफ की। जब वो देवी माँ को नकली सोने के गहने पहना रहे थे, मैं चीख कर उन्हें रोकना चाहता था, पर मैं ऐसा कर नहीं पाया। इतना बड़ा पाप करके मैं उस मंदिर में नहीं रुक सकता था। ये आप क्या कह रहे हैं दद्दू? पिछले 26 सालों से देवी माँ ने नकली गहने पहने हुए? हाँ बेटा, 26 साल पहले जब ये पापी उस मंदिर से निकला, आज तक वहां वापस कदम नहीं रखा। मैं देवी माँ के सामने नहीं जा सकता, उनसे आंखें नहीं मिला सकता। मैंने ठान लिया था कि मैं असली सोने के गहने बनाऊंगा, इसलिए मैंने मेहनत की और किसी तरह 200 ग्राम सोना खरीद भी लिया था। पर तुम्हारे वो भाई सारा सोना जुए में गंवा बैठे। अगर गांव वालों को पता चल गया कि मैं एक बहुत बड़ा धोखेबाज हूं, तो मैं शर्म के मारे अपनी जान दे दूंगा। ये देवी माँ का श्राप है, इसलिए आज तक एक भी लड़की हमारे घर में लक्ष्मी बनकर नहीं आई। तेरे भाइयों के साथ साथ मुझे तेरी शादी की भी चिंता है। तो अब हम क्या करें? मुझे मेरी गलती सुधारनी होगी। देवी माँ को असली सोना चढ़ाना होगा। सुन सुन बेटा, मरने से पहले एक बार मैं देवी माँ से माफी मांगना चाहता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, बस आराम कीजिए, मैं रास्ता निकालता हूँ। ये क्या बोल रहा है तू? क्या बोल रहा है? देवी माँ को नकली सोना चढ़ाया गया था? तुझे नहीं लगता किसी को इस बात की भनक लगी होगी? पता नहीं।
मुझे ये बात पता नहीं थी। मैं हर रोज सुबह यहाँ से ऑफिस जाता था, पर जब से पता चला है, ऐसा लग रहा है दादाजी के साथ मैं भी इस पाप में शामिल हूँ। मुझे असली सोने के जेवर बनाने ही होंगे। अरे पर कैसे करेगा? 1 महीने में 1000 ग्राम सोना, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? सरकारी लोग यहाँ आ चुके हैं, शायद एस्टिमेशन निकाल चुके हैं। मैं आज उसी सोने की वजह से जिंदा हूँ, वरना इस दुनिया में नहीं होता। और वैसे भी अगर देखा जाए तो मैं अपने दादा से भी बड़ा पापी हूँ, इसीलिए मुझे कहीं से भी असली सोने का इंतजाम करना ही पड़ेगा। देवी माँ, मैं सोना लाऊंगा, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। माँ, आप मेरे घर पर आकर क्यों नहीं रहती? रहने दो, मैं जानती हूँ तू मुझे घर पर क्यों बुला रही हो। तेरी नजर कंगन पर है, मैं तेरे भाई के साथ रह लूंगी। जा तू अपना घर चला। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ रहते हो, ऊपर जाने के बाद वो कंगन तो मेरे ही होंगे। चल जा, आई बड़ी, मुझे रहना ही नहीं है तेरे घर पे। मैं वकील साहब से मिलके आ रहा हूँ। हमारी जमीन छुड़ाने में कम से कम 6 महीने लग जाएंगे। सोचा था उसे बेचकर सोना ले आऊंगा, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं बचा। एक और आइडिया है। हाँ बोलो। नकली सोना बैंक को देके बैंक से गोल्ड लोन ले सकते हैं। तुझे आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि बैंक में गोल्ड लोन सैंक्शन तू ही तो करता है। कोई फायदा नहीं, हमारी बैंक 1 लाख रुपए से ज्यादा लोन सैंक्शन नहीं करती। सोना, प्रसाद, मेरा लोन का काम तो हो जाएगा ना? कब आऊँ पैसे लेने? हाँ, बुधवार को आना। बस रुक दे। ठीक है, चल जा। प्रसाद, मैं कब से तुझे ढूंढ रहा था। क्यों, क्या हुआ? मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। वो क्या? तुझे तो पता ही है ना, अपना मैनेजर क्या करता है, किसी और के गहने सुवर्णा को देता रहता है और सुवर्णा 3-4 दिनों में से वापस लौटा देती है। हाँ तो? अरे मैं ये कह रहा हूँ, बैंक में कई लोगों ने आकर अपना सोना गिरवी रखा है, हम उसका इस्तेमाल करके देवी माँ के गहने बना देंगे। पहले सुन ले, 6 महीने में तुझे तेरी जमीन मिल जाएगी, तू उसे तुरंत बेच देना और उसके बाद सारा सोना वापस लॉकर में रख देना। अबे पागल है क्या? मेरी नौकरी जाएगी। अगर सरकार को पता चला तो तेरे पूरे परिवार को खतरा है। पक्का पांडु 10 ग्राम, पत्थलू नारायण 30 ग्राम। ये देख, राजू नागराज बगल वाले गांव से। तूने जानता है क्या? बहुत अच्छे से। 800 ग्राम सोना है, 5 साल से गिरवी है, हर महीने ब्याज भरता है और हर साल 31 मार्च को लोन फिर से रिन्यू करता है। और ये देख, इसने 9% ब्याज पे सरकारी लोन भी लिया है, ताकि वो लोन आगे किसी और को 12% पर चिपकाए। ये कभी नहीं निकलने वाला। आजा। चल आजा, आजा, आजा। ये तो सिर्फ 1000 ग्राम है, अभी भी 200 ग्राम कम है। अरे मैं अपने घर से लाकर दे दूंगा तुझे। पहले तू जेवर बनाना शुरू कर, बाकी मैं संभाल लूंगा। चल। लाइट बंद करता हूँ। प्रसाद, तूने मेरी चेन बनाई क्या? कल सोना पिघला दूंगा। 10 दिन में मिल जाएगी ना? क्या हुआ दीदी, क्या बात है? अरे मैंने ना प्रसाद को 200 ग्राम सोना दिया था चेन बनवाने के लिए। प्रसाद तो इसमें माहिर है। 200 ग्राम का जुगाड़ हो गया। चल 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 चल।